नागपुर में उसको कार्यक्रम छोड़कर भागना पड़ा, उस पर केस भी दर्ज हुई। आज तक सैकड़ों ज्योतिषों को एक्सपोज कर चुका हूँ, तो इसलिए मुझे ये पता है। तो मुझे रोकना आना चाहिए ना, उन तक वो जानकारी ना पहुँचे कि आम्बेडकर जी ने जितना मनुस्मृति के बारे में कहा है उससे कई गुना ज़्यादा टीका टिप्पणी ही नहीं, उसकी चीरफाड़ पूरी तरह से सावरकर ने की है। इसलिए दिसंबर 1982 से मैंने ये अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के नाम से ये संगठन शुरू किया, आंदोलन शुरू किया। ज्योतिष शास्त्र सच नहीं है, उसमें कोई तथ्य नहीं है, बहुत ताकत से मैं बात कहता हूँ, 1983 से कहता हूँ। जहाँ तक मुझे थोड़ा बहुत समझता है महाराष्ट्र का मानस, तो इसका कारण ऐसा है कि गलतियों पर गलतियाँ बीजेपी करते जा रही है। मेरे साथ खास मेहमान हैं श्याम मानव। इस देश में जादू टोना एक्ट बना है। सोचिए, इस साल हर साल लाखों महिलाओं के साथ बदसलूकी होती है, उनकी हत्याएं हो जाती हैं डायन कहकर। छोटे छोटे मासूम बच्चों की ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया जाता है। इस तरह से अंधविश्वास कर्मकांड में का अभी भी बोलबाला है। उसी के खिलाफ लगातार श्याम मानव लड़ रहे हैं और एक एक्ट भी इन्होंने बनवाया महाराष्ट्र सरकार में, जिसको जादू टोना एक्ट कहते हैं। उसी पर विस्तार से बात करेंगे। उसी एक्ट के तहत धीरेन्द्र शास्त्री, जो आजकल राजधानी दिल्ली में हैं, महाराष्ट्र जब वो गए थे नागपुर, तब उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उसके बाद उनको कार्यक्रम अधूरा छोड़ना पड़ गया था। श्याम मानव जी, स्वागत है आपका। और थोड़ा सा ये जादू टोना एक्ट के बारे में बताइए पहले। जादू टोना विरोधी कायदा उसको बोलते हैं। ये महाराष्ट्र में 2013 के दिसंबर में सम्मत हुआ और तब से ये महाराष्ट्र में लागू है। किस साल? जादू टोना विरोधी कानून 2013 से महाराष्ट्र में ये लागू हुआ और तब से ये महाराष्ट्र में कार्यरत है। इस एक्ट की खासियत ऐसी है कि ये बहुत व्यापक है। सबसे पहले तो इस एक्ट का कोई उल्लंघन अगर करेगा, इस कानून का कोई उल्लंघन करेगा, तो इसमें जो पनिशमेंट का प्रावधान है वो बहुत बड़ा है। कम से कम 6 माह का कारावास से लेकर तो 7 साल की उसको कारावास की सजा हो सकती है। एंड और नहीं है, एंड और 5,000 से 50,000 रुपये तक दंड का प्रावधान है। ये एक्ट में एक स्पेशल व्यवस्था की गई है कि इस एक्ट के तहत जो भी एफआईआर दर्ज होगी, कोई भी पुलिस स्टेशन उसको शामिल कर सकता है, यानी एफआईआर दर्ज कर सकता है। लेकिन इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी को सौंपी गई है। उसको विजिलेंस ऑफिसर कहते हैं, मराठी में दक्षता अधिकारी कहते हैं। और उसका खास डिपुटेशन होता है, यानी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पुलिस अधिकारी है उसी में के इंस्पेक्टर को, थानेदार को खास कर अगर उस एरिया का प्रमुख वो है, तो ऐसे लोगों को दक्षता अधिकारी कर डिप्यूट किया जाता है। और उसी को ये अधिकार होता है कि वो खुद जब भी इस ढंग के एफआईआर दर्ज हो तो वो खुद उसकी चौकसी करे, उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन करे। इतना ही नहीं तो आगे की सब कार्रवाई करे। इतना ही नहीं तो उस पर यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि उसके एरिया में अगर इस एक्ट का उल्लंघन होता है और कोई भी उसके लिए तकरार करता नहीं है, कोई भी कंप्लेंट करता नहीं है, तो भी उसने खुद उस बात की तरफ ध्यान देकर उसके एरिया में अगर इस बात का उल्लंघन होता है तो उसके बारे में खुद एफआईआर दाखिल करना है। यानी एफआईआर दाखिल करने की जिम्मेदारी भी पुलिस पर सौंपी गई है, अधिकारी पर सौंपी गई है, और आगे की कार्रवाई करनी है। अगर वो ये करता नहीं है तो ये उसकी जिम्मेदारी होगी। यहाँ पर उसको ये भी स्वतंत्रता दी गई है और जिम्मेदारी डाली गई है कि उसके एरिया में अगर इस ढंग की कोई घटना घटने वाली है भविष्य में, तो उसको रोकना, उसको प्रिवेंट करना, होने न देना, ये भी जिम्मेदारी उस पर सौंपी गई है। इतने व्यापक तरीके से इसको बनाया गया है। इस एक्ट में एक्चुअल कानून का उल्लंघन करना ये भी गुनाह है। उसी के साथ में अगर इस कानून में जो बातें कही गई है कि जिसका उल्लंघन नहीं करना है, जिसको बंदिश डाली गई है, ऐसी चीज़ों का अगर कोई प्रसिद्धि करता है, लोगों तक वो बातें पहुंचाता है किसी भी माध्यम से, प्रचार करता है, प्रसार करता है, या फिर उसको प्रोत्साहन देता है, या फिर अनजाने में उसकी मदद करता है, तो वो भी कानूनन अपराध है और उसके लिए इक्वल शिक्षा का प्रावधान है, यानी पनिशमेंट का प्रावधान है। ये उसकी और खासियत है। अभी कौन कौन सी चीज़ों को गुनाह तय किया गया है? लोगों के शरीर में भूत आता है
भूत आने के बाद में अगर आप मंत्र तंत्र और बाकी चीज़ों के द्वारा उसको उतारते हो तो ये कानूनन अपराध नहीं है। लेकिन किसी के शरीर में मंत्र यानी किसी के शरीर में भूत आता है और भूत आने के बाद में उसको अगर मारपीट की जाती है या फिर उसको कुछ गंदी चीज़ें खिलाई जाती है, जैसे पेशाब खिलाई जाती है या फिर टट्टी खिलाई जाती है या फिर उसको बाल पकड़कर खींचे जाते हैं या फिर उसको संकली से बांध दिया जाता है, तो ये सब के सब कानूनन अपराध है। लेकिन दूर से मंत्र उच्चारण हो तो कोई दिक्कत नहीं है, तंत्र अगर मंत्र। पूजा अर्चा करेगा तो कानूनन अपराध नहीं, प्रार्थना करेगा तो कानूनन अपराध नहीं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई है उसमें 25 में, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के 25 में हमको ये स्वतंत्रता दी गई है धार्मिक आचरण करने की। तो हर व्यक्ति को अपना धार्मिक आचरण करने का अधिकार है। कहाँ हस्तक्षेप कर सकती है सरकार? जहाँ लोगों की जिंदगी को कुछ डेंजर है, उसकी जान जाने की जोखिम है या फिर उसका शोषण हो रहा है या फिर वो ठगा जा रहा है, वही केवल सरकार हस्तक्षेप करती है, कानून बना सकती है। इस दायरे में ही ये कानून बनाना पड़ा है। दूसरा इसमें क्या है, कोई अगर चमत्कार करता है और चमत्कार कर कर उससे आर्थिक फायदा प्राप्त करता है तो वो कानूनन अपराध है। अब जो भी चमत्कार करेगा उसको आर्थिक फायदा तो होने ही वाला है। तो चमत्कार मतलब? चमत्कार का मतलब जो चीज आप और मैं कर नहीं सकते ऐसी कोई भी चीज अगर कोई करके बताता है, कोई हाथ में हवा में हाथ घुमाता है, अंगूठी निकाल कर बताता है, हवा में हाथ घुमाता है, कभी कभी सोने की चेन निकाल कर बताता है, ये भी चमत्कार है। या लाइलाज बीमारियों का अगर कहे कि इलाज करते वो हैं, बात की बात है, वो चमत्कार में नहीं आएगा। चमत्कार में दूसरी कौन सी बात आएगी? कोई अगर कहेगा कि मुझे अपने आप आपके नाम का पता होता है, अपने आप आपके पिताजी का नाम मैं जान सकता हूँ, अपने आप मुझे आपके टेलीफोन नंबर पता चलते हैं, ये भी चमत्कार हो गया, क्योंकि आप नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता, कोई तीसरी व्यक्ति नहीं कर सकता। तो इस ढंग का कोई भी चमत्कार कोई करता है, इसकी डेफिनेट व्याख्या की गई है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 में। तो उसके अनुसार जो भी चमत्कार करने का केवल दावा करता है तो भी कानूनन अपराध है, एक्चुअल चमत्कार करने का लोगों के सामने ढकोसला निर्माण करता है तो भी कानूनन अपराध है। धीरेन्द्र शास्त्री इसी लपेटे में आ रहे थे। धीरेन्द्र शास्त्री बहुत चीज़ों के लपेटे में आ रहे थे, वो आगे बताऊँ मैं आपको। ये दूसरा है। फिर उसमें तीसरा है कि अगर कोई ऐसा कहता है कि भाई आपको ये चीज़ की प्राप्ति होगी, उस चीज़ की प्राप्ति होगी, और इसके लिए अगर नरबली देता है तो वो भी कानूनन अपराध है। किसी भी कारणवश नरबली देना कानूनन अपराध है। कोई अगर कहता है पशु बलि? पशु बलि नहीं अपराध है, पशु बलि अपराध हो ही नहीं सकता है। क्यों? उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। फिर चौथा इसमें बहुत महत्व की बात है कि लोग बकरीद वाले लोग बच गए। नहीं, कोई भी दिवाली, बकरीद, कारण भी मैं बताऊंगा। पहले कानून में था, मैंने निकाल दिया उसमें। पहले जब कानून का ये ड्राफ्ट बना था और एमएलएस के सामने वो रखा गया था विधानसभा में, तो उसको मैंने निकाल दिया। क्यों निकाल दिया उसका कारण भी बताऊंगा। अगर कोई व्यक्ति अतीन्द्रिय शक्ति की कृपा प्राप्त करने के लिए, यानी भगवान वगैरह की कृपा प्राप्त करने के लिए उसके शरीर को डेंजर पहुंचे ऐसे कोई कृति अगर करता है तो वो भी कानूनन अपराध है। यानी जैसा कोई अपने ब्लेड लेगा और खुद को मार लेगा भगवान को प्राप्त करने के लिए, तो ये कानूनन अपराध है। ऐसी कई प्रथाएं हमारे यहाँ हैं। लेकिन जो निरुपद्रवी प्रथा है, जैसे वो एक होता है अपने आप को चाबुक मार लेता है, तो उससे कोई नुकसान नहीं होता है, इसलिए उसको अंदर नहीं जाना पड़ेगा। कुछ लोग अंगारों पर चलते हैं, आप और मैं सभी अंगारों पर चल सकते हैं, उसके पीछे एक छोटा सा साइंस है, पैर ना जले इस ढंग से, टाइमिंग है करेक्टली, वेरी बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टाइमिंग के अंदर अगर आप चलते हो तो आपके पैर नहीं जलते, तो वो इस कानून के दायरे में नहीं आएगा। लेकिन जिस कारण आपका लाइफ डेंजर में जाएगा, ऐसी कोई भी कृति अमल में लाओगे तो कानूनन अपराध है। पांचवा इसमें है कि कोई अपने शरीर में अतीन्द्रिय शक्ति का संचार हुआ ऐसा बोलेगा, यानी देव देवी देवता अंदर आने के बाद मेरे शरीर में देव देवती देवता आए हैं ऐसा कहेगा, और उसके आधार पर लोगों को ठगेगा या फिर उनको धमकियाँ देगा या फिर तुम्हारा बुरा होगा ऐसी धमकी देगा, तो उस ढंग का कोई भी कृति करता है तो उसके लिए भी कानूनन अपराध है। छठवा है, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि तुमने जादू टोना किया, टोटका किया, तुमने जानवर का दूध गायब कर दिया, या फिर किसी व्यक्ति ने, ये जो व्यक्ति है बहुत अपशकुनी है, इसके कारण इसको देखा तो मेरा दिन खराब हो जाता है, ऐसी भी कोई बात कहेगा तो केवल कहना इटसेल्फ कानूनन अपराध है। केवल कहना कि ये अपशकुनी है, इसके कारण पूरा दिन खराब हो जाता है,
ये मुई ऐसी है, ऐसा कहना भी कानूनन अपराध है। इसने जादू टोना किया, करनी किया, टोटका किया, कहना अपराध है। इसने जानवरों का ऐसा नुकसान कर दिया जादू से, ऐसा कहना भी कानूनन अपराध है। इतना ही नहीं तो ऐसा कहकर अगर उसको तकलीफ दी जाती है, उस पर बहिष्कार डाला जाता है, लोग उसके साथ में पूरे व्यवहार बंद कर देते हैं या फिर उसके प्रोसेशन निकाला जाता है, वो भी कानूनन अपराध है। दोनों को सेपरेट किया गया क्योंकि केवल कहना भी गुनाह ठहरना चाहिए इसलिए, और कहने के साथ में उसके साथ में बुरा बर्ताव किया जाता है तो वो भी कानूनन अपराध है। फिर 8वें इसमें अगर कोई डर बताएगा कि मैं तेरे पास भूतों को भेज दूंगा, तो ये भी डर बताना कानूनन अपराध है। कोई अगर कहेगा कि तुमको जो बीमारी हुई है उसके पीछे का कारण है कि इसका कोफ हुआ, उसका कोफ हुआ, और इसलिए तुम दवाइयाँ वगैरह लेने से कुछ होने वाला नहीं है, मंत्र तंत्र से आप काम कर चलाओ, तो ये भी कानूनन अपराध है। कोई अगर डर बताएगा किसी भी कारण से कि तुम्हारा नुकसान हो जाएगा, तुम्हारा मृत्यु होने की संभावना है, या फिर तुम्हारी जान जा सकती है, या फिर तुम्हारा आर्थिक नुकसान हो सकता है, ऐसा किसी भी कारणवश से धमकी अगर देता है तो वो भी कानूनन अपराध है। ये 8वां हो गया। 9वां, किसी को सांप ने काटा, बिच्छू ने काटा, कुत्ते ने काटा और उसको डॉक्टरी ट्रीटमेंट दिए बगैर अगर मंत्र तंत्र डालोगे तो कानूनन अपराध है। क्योंकि कुत्ते ने काटा और उसको अगर इमीडिएटली इंजेक्शन नहीं मिले तो डेफिनेटली उसको रेबीज का खतरा है, हाइड्रोफोबिया हो सकता है, और उसके बाद में कोई दुनिया का व्यक्ति उसको बचा नहीं सकता है, कोई भी साइंस नहीं बचा सकता है उसके बाद। इसलिए पहली आवश्यकता होती है कुत्ता जैसा भी हो, कुत्ते ने काटने के बाद में उसको इमीडिएट इंजेक्शन देने चाहिए। सेम बात है सांप की। सांप ने काटने के बाद में अगर विषैला सांप है तो एंटीवेनम इंजेक्शन उपलब्ध है, 100% आदमी की बचने की गुंजाइश है। 90% सांप बिन विषैले होते हैं, मांत्रिक मंत्र डालते हैं, वो मरने ही वाला नहीं होता है, क्योंकि बगैर विष वाले सांप ने काटने से इंसान मरता नहीं है। और ये अंधविश्वास के कारण, क्योंकि लोगों को लगता है कि मंत्र के कारण बच गया, वो अंधविश्वास के कारण लोग मरते हैं। इसलिए चाहे सांप विषैला हो बिन विषैला हो, वो काटने के बाद में अगर मंत्र डालते बैठते और उसको दवाइयाँ नहीं देते, समझो एक डॉक्टर के पास लेके गए लोग, डॉक्टर ने बोला कि इसको तो विषैला सांप काटा ही नहीं है, फिर आप चाहे उतने मंत्र डालते बैठो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डॉक्टर की सलाह के बगैर अगर आप मंत्र डालते बैठोगे इस ढंग से तो वो कानूनन अपराध है। 10वां ऐसा है कि हमारे यहाँ आपको आपके पेट में लड़का है लड़की है, ये कई बाबा बताते हैं, लेकिन हम खास भ्रूण हत्या की जांच, जी भ्रूण हत्या की जांच वो तो अलग कानून है। भ्रूण हत्या अल्ट्रासाउंड वाला यहाँ भी मेथड है। नहीं, यहाँ पर क्या है कि आपके पेट में गर्भ जो होगा वो लड़का ही होगा। अच्छा, इस तरह के वादे कर, हाँ, इस तरह का वादा किया। एक गर्भवती स्त्री है और उसको कहने का तेरे को लड़का ही होगा, तो इसका मतलब ऐसा है ना कि उसके पेट में अगर लड़की होगी तो भी ये लड़का कर देगा, तो ये कानूनन अपराध है। वो गर्भ ठहरने के पहले अगर कहेगा कि तुम्हारा लड़का होगा तो ये कानूनन अपराध नहीं है, क्योंकि उसमें गर्भ परिवर्तन की वो बात नहीं कर रहा है, इसलिए ये कानूनन अपराध है। फिर हमारे यहाँ लड़का होने के लिए बड़े पैमाने पर बाबाओं के पास लोग जाते हैं। अगर कोई ये आश्वासन देता है कि तुम्हें लड़का होगा मेरे मंत्र शक्ति से, मेरे दैवी शक्ति से, और उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता है तो वो कानूनन अपराध है। फिर 11वां पॉइंट ये है कि जो भी अपने आप को कहता है कि मैं भगवान कृष्ण का अवतार हूँ, अमुक हूँ, तमुक हूँ, और ऐसा गुरु बनकर किसी शिष्या के साथ में शारीरिक संबंध करता है, यानी ये कह कर कि गए जन्म में तू मेरी अमुक थी, गए जन्म में तू मेरी पत्नी थी, इस जन्म में इस ढंग से, इसमें तो रेप के केस दर्ज होंगे ना, 376 ही लगेगा, इसके लिए अलग है। नहीं, रेप कैसा दर्ज होगा? देखिए, एक बाबा है और स्त्री है किसी दूसरे घर में रहने सहमति का कानून नहीं लागू। हाँ, सबसे बड़ा डिफरेंट क्या है कि उसकी उम्र अगर 18 साल के ऊपर है, वो सहमति से बाबा के साथ में संबंध बनाती है, तो भी केस दर्ज तो भी केस दर्ज होगा। यहाँ पर ये फर्क है ना उसमें। समझ। अदरवाइज वो कंप्लेंट करेगी नहीं तो कुछ होगा नहीं। ये कंप्लेंट पिताजी कर सकते हैं, ये कंप्लेंट भाई कर सकता है, ये कंप्लेंट उसके घर के कोई व्यक्ति कर सकता है, बेसिक फर्क है। और 12वां है, खासकर कर कुछ बाबा ऐसे होते हैं कि जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं और इसके बावजूद उनमें दैवी शक्ति है ऐसा आभास निर्माण किया जाता है, तो उनको यहाँ पर कोई शिक्षा का प्रावधान, पनिशमेंट का प्रावधान उनके लिए नहीं। ऐसे जो लोग हैं जो मेंटली रिटार्डेड है, ऐसे लोगों को जो बाबा बनाते हैं
और बाबा का व्यवसाय कराते हैं, उन लोगों के लिए ये कानून लागू होता है। इस ढंग के ये 12 प्रावधान है। ये 12 प्रावधानों का जो भी उल्लंघन करेगा उसके लिए ये कानून है। अभी ये जो महाराज है धीरेन्द्र कृष्ण महाराज किन किन चीज़ों में आते हैं? नंबर 2 में आते हैं चमत्कार का दावा, क्योंकि उनका दावा है कि मैं लोगों के नाम पहचानता हूँ, उनके पिताजी का नाम पहचानता हूँ, उनके फ़ोन नंबर्स पहचानता हूँ, उनकी उम्र पहचानता हूँ। अपने आप पहचानना ये दैवी शक्ति की ही बात है, इसको दिव्य दृष्टि कहते हैं। तो ये दिव्य दृष्टि किसी में नहीं होती, ऐसा दावा करना ये चमत्कार का दावा हो गया। दूसरा आता है, फिर ये क्या कहते हैं, यानी तुमको अमुक व्यक्ति ने करनी कर दी, तमुक व्यक्ति ने करनी की, तुम्हारे अमुक रिश्तेदार ने टोटका किया, जादू टोना किया। जादू टोना किया ऐसा कहना इटसेल्फ कानूनन अपराध है। यानी 2 के तहत भी आते हैं, 6 के तहत भी आते हैं, 8 के तहत भी आते हैं। ये डर बताते हैं तुम्हारा ये नुकसान होगा, वो नुकसान होगा, वो नुकसान होगा, फिर मैं उसको ठीक कर दूंगा। ये बताना, डर बताना किसी भी बात का, वो भी कानूनन अपराध है। तो ये तीनों के तीनों इनको यहाँ लागू होते हैं। ये हो गया जादू टोना विरोधी कानून की बात। ये तो महाराष्ट्र का कानून है, लेकिन इसके साथ में दूसरा कानून है केंद्र का, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। ये कानून में अगर कोई भी व्यक्ति जिसको डॉक्टर की डिग्री नहीं है, अधिकृत डॉक्टर की डिग्री नहीं है, सरकार मान्य डॉक्टर की डिग्री नहीं है, ऐसा कोई भी व्यक्ति अगर केवल बीमारी की शिनाख्त करने का दावा करेगा तो भी वो कानूनन अपराध है। और ये महाशय तो तुमको ये बीमारी है, वो बीमारी है, कैंसर है, तमुक है, जाहिरिता कहते हैं। बीमारी ठीक करने का जो दावा करेगा वो भी कानूनन अपराध है। हाँ, जिसको डॉक्टर की डिग्री नहीं, जिसको डॉक्टर की डिग्री नहीं, ऐसी कोई भी व्यक्ति बीमारी ठीक करने का कोई तरीका बताएगा तो भी कानूनन अपराध है। ये तीनों कारणों से धीरेन्द्र कृष्ण महाराज का दिव्य दरबार में हर जगह कानून का उल्लंघन होता है। जादू टोना विरोधी कानून ये कॉग्निजिबल है, नॉन बेलेबल है। इसका मतलब ऐसा है कि अगर किसी ने कंप्लेंट की तो वो कंप्लेंट दर्ज करनी ही पड़ती है, एफआईआर दाखिल करना ही पड़ता है, और उसका जो जमानत होती है वो जमानत पुलिस नहीं दे सकती, कोर्ट से ही मिल सकती है। ये ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 ये कानून जो सरकार का है, केंद्र सरकार का कानून है, 54 साल से है। ये कानून कॉग्निजिबल है लेकिन नॉन बेलेबल नहीं है, इसलिए उसकी बेल आसानी से मिल सकती है, पुलिस भी उसकी बेल दे सकती है। लेकिन वो भी कानून कॉग्निजिबल है, यानी कोई अगर कंप्लेंट करता है तो एफआईआर दर्ज करनी ही पड़ती है और एक्शन लेनी ही पड़ती है। तो ये दोनों कानून का वो उल्लंघन करते हैं। अच्छा, ये जो ये प्रेमी प्रेमिका का रास्ते में बाधा, शादी में बाधा, बनाए टूटे रिश्ते जोड़े, इस तरह के जो एडवर्टीजमेंट बसों में और तमाम जगह छपते हैं, ये बाबा फलाना, बाबा ढिमकाना, सेक्सुअल एक्सपर्टीज को दावा करके जो लोग नीम हकीम चल रहे हैं, क्या इसको ये भी सब दायरे में आता है? ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के दायरे में सभी आते हैं। अगर कोई कहता है, वो डॉक्टर नहीं है, इसके बावजूद वो कहता है कि आपकी सेक्स की पावर बढ़ जाएगी, आप ऐसा करोगे तो आप में ये शक्ति आ जाएगी, ऐसा करोगे तो आपको बच्चा हो जाएगा, ये सब ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के दायरे में आते हैं, जादू टोना विरोधी कानून के दायरे में नहीं आते। तो सर ये श्याम जी, आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि ये इस तरह के समाज में जो व्याप्त बुराई है और जो डर का बड़ा धंधा है, अरबों खरबों का बिजनेस है, चमत्कार का, डर का, और हर धर्म में ये जो कुछ लोग हैं इस तरह के पाखंडी हैं, तो ये तो बड़ा विरोध झेलना पड़ा होगा आपको। बेसिकली मैं पहले से ही सामाजिक काम में था। मेरे उम्र के 19वें साल से मैं जयप्रकाश नारायण के संगठन में दाखिल हुआ हूँ, तब से काम करते आया हूँ। संपूर्ण क्रांति का काम किया, जेल में गया, जेल के बाहर आया, फिर प्राध्यापकी यानी अध्यापक बना। इमरजेंसी के दौरान आप जेल गए? हाँ जी, जेल में गया था। इंदिरा गांधी का मैंने विरोध किया था, और इंदिरा गांधी जी का विरोध करने के बहाने मुझे खुद के, मेरे पिताजी के चाचा जी तब MP थे, और मेरे पिताजी की एक चचेरी बहन वो वहाँ की मंत्री थी और MLA थी।
तो मुझे उन्हीं का सबसे ज़्यादा विरोध करना पड़ा, यानी घर से ही मुझे विरोध की शुरुआत करनी पड़ी, जेल में गए। तो मेरा इसी ढंग का जीवन रहा है। संपूर्ण क्रांति के आंदोलन का मैं हिस्सा था। बाद में जनता गवर्नमेंट जेल से छूटने के बाद में हमने कांग्रेस के खिलाफ बहुत जम के प्रचार किया, यानी मेरे ही रिश्तेदारों के खिलाफ मैंने प्रचार किया। और उसके बाद में जो गवर्नमेंट आई वो जनता गवर्नमेंट थी, उसमें जनसंघ के लोग भी थे। जनसंघ के लोगों के साथ में मैंने प्रचार किया है। आरएसएस के लोगों के साथ मैं जेल में रहा हूँ। तरुण भारत में मेरी शुरुआत हुई। आरएसएस का मुखपत्र नागपुर का जो है, पत्रकारिता भी की। पत्रकारिता की शुरुआत ही मेरे विद्यार्थी जीवन से ही मैंने पत्रकारिता की शुरुआत की है। जब मैं एमए फाइनल कर रहा था तब पत्रकार भी था। तरुण भारत का यूथ कॉलम में चलाता था, बहुत पॉपुलर कॉलम था वो। उसी कारण मुझे बहुत पॉपुलैरिटी मिली और आगे मुझे काम करना आसान भी हुआ। तो मैं पहले से ही आरएसएस के विचारधारा के लोगों के साथ में जुड़ा था, लेकिन मेरे विचार स्वतंत्र थे, अलग थे। गांधीयन और जयप्रकाश नारायण विनोबा के विचार मेरे विचार थे उन दिनों में। बचपन से मैं बहुत अंधविश्वासी था। एक देहात में मैं पला बड़ा, एक किसान का बेटा हूँ, बहुत अंधविश्वास में पला बड़ा हूँ। मुझे सब चीज़ों का बहुत डर लगता था, भूत प्रेत का डर लगता था। मैं 10वीं क्लास में पढ़ रहा था तब मुझे भूत लगा था, मांत्रिक ने उतारा था। मंत्र तंत्र को हम बहुत ही डरते थे। कई बाबाओं का मैं भक्त था, मुझे सिद्धियां प्राप्त करनी थी। तब मेरे ही एरिया में, यानी नागपुर के आसपास के जो 11 ज़िले हैं जिसको हम विदर्भ कहते हैं, ये विदर्भ में कम से कम 200 तो भी चमत्कार करने वाले बाबा थे। उनमें से कई बाबाओं का मैं भक्त था और वो सभी सिद्धियां मुझे प्राप्त करनी थी। इस वातावरण में मैं पल बढ़ रहा हूँ। एक तरफ जयप्रकाश नारायण के संगठन के कारण देश भर में घूम रहा हूँ, अलग अलग विषयों का अभ्यास कर रहा हूँ, बातें लोगों के सामने रख रहा हूँ। पत्रकारिता करते करते, अध्यापकी तो मैंने केवल 1 साल की और छोड़ दी मैंने वो। उसके बाद में पत्रकारिता में मैं रहा। पूना में किर्लोस्कर प्रेस नाम का एक बहुत ही प्रोग्रेसिव प्रेस है। उनके 2 मैगजीन्स थे, एक वीकली था, मनोहर नाम का वीकली था, स्त्री और किर्लोस्कर नाम के मैगजीन्स थे। तो मेरा अपॉइंटमेंट मनोहर के लिए था, वो मुझे पुणे ले गए, मुकुंदराव किर्लोस्कर नागपुर से। और वहाँ मुझे बहुत बड़ा ज्ञान मिला, ये प्रोग्रेसिव ज्ञान मिला। प्रोग्रेसिव मैं पहले से था। फुले शाहू आम्बेडकर के बारे में केवल जानता नहीं था, उनके ऊपर मैं भाषण देता था, लोगों को समझाता था। फुले, शाहू, आम्बेडकर, आगरकर, इन सब लोगों को मैं जानता था। लेकिन इसके बावजूद इस दुनिया में भूत होते हैं, इसके बावजूद इस दुनिया में मंत्र तंत्र होता है, चमत्कार होते हैं, इन सब बातों पर मेरा विश्वास था, क्योंकि वो विश्वास दूर करने वाली कोई बात मेरे जीवन में कभी आई नहीं थी। जब मैं वहाँ गया तब मुझे ये नई विचारधारा का पता चला। मुझे नए सावरकर वहाँ मिले। सावरकर जी को मैं पहले से जानता था, उनकी कविताएं जानता था, उनके देश प्रेम की बातें जानता था। लेकिन एक सावरकर जो विज्ञानवादी विचार रखते हैं वो पहली बार मुझे किर्लोस्कर में पढ़ने को मिले। मैं हक्का बक्का रह गया, स्त्री में पढ़ने को मिले। मैं हमेशा कहता हूँ कि जिन सावरकर को सब लोग गालियाँ मारते हैं, उनको ये भी पता नहीं होता है कि आम्बेडकर जी ने जितना मनुस्मृति के बारे में कहा है उससे कई गुना ज़्यादा टीका टिप्पणी ही नहीं, उसकी चीरफाड़ पूरी तरह से सावरकर ने की है। सावरकर ने मनु को पागल तक कहा है, यहाँ तक कहा है, यह हमको पता भी नहीं होता है। यानी 2 प्रकार के सावरकर हैं। जो आप टीका टिप्पणी करते हो उस ढंग के एक सावरकर है, और दूसरे बहुत ही ताकत से विज्ञानवादी विचार केवल रखते नहीं थे, हर हफ्ते वो लिखते थे, लोगों तक वो पहुंचते थे। उनके एक एक आर्टिकल ऐसे है कि लोग उनका मर्डर कर डाले, धार्मिक लोग। एक और सवाल लेंगे फिर सावरकर पर आएंगे। ये जो पत्थर का चलन है, पत्थर, माला, ये भी चमत्कार से जोड़ के बेचते हैं कि आप अमीर हो जाएंगे, आप करोड़पति हो जाएंगे, अरबपति हो जाएंगे, आपके ग्रह नक्षत्र ठीक हो जाएंगे, ये पत्थर पहनिए तो आपका दिन ठीक रहेगा। ज्योतिष, जिसको ज्योतिष विद्या कहा जा रहा है, एस्ट्रोलॉजी कहा जा रहा है, ये क्या इन सब एक्ट के तहत आता है? क्योंकि इसको भी कई लोग कहते हैं कि ये भी अंधविश्वास है। बराबर। तो अभी ये बात को खत्म करके मैं आगे आऊँगा। तो वहाँ मुझे नहीं सावरकर पर नहीं आ रहा हूँ मैं। ये नए विचार का मुझे जो पता चला वो मुझे इतने महत्व का लगा कि उसके बाद में मैं फिर से तरुण भारत में वापस आया। तरुण भारत में मेरे विचार इतने बदल चुके थे कि तरुण भारत ने मेरा जिस वीकली के लिए मैं आया था वो वीकली बंद कर डाला। अब मैं कहाँ जाऊँ नौकरी के लिए? दरड़ा की तरफ जा नहीं सकता था, क्योंकि इमरजेंसी के बाद में उनके खिलाफ मैंने बहुत आंदोलन चलाए थे।
तो मैंने सोचा कि कहाँ इधर उधर नौकरी ढूंढते उसके बजाय इस काम को करेंगे, ये काम बहुत महत्व का है। मेरे जैसे व्यक्ति को जो देश भर घूमता था, इतने बड़े बड़े लोगों के साथ में जो रहा है, बड़े विचारवंतों को जानता है, खुद बड़े विचार करता है, उसको भी ये बातें पता नहीं थी। तो ये बातें लोगों तक मैंने पहुँचानी चाहिए। इसलिए दिसंबर 1982 से मैंने ये अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के नाम से ये संगठन शुरू किया, आंदोलन शुरू किया। आपने पूछा था मैंने क्यों शुरू किया। इसलिए शुरू किया कि मेरा जो नुकसान हुआ है, मेरे फैमिली का जो नुकसान हुआ है, मेरे आसपास के लोगों का जो नुकसान हुआ है, वो नुकसान आगे लोगों का न हो, इसलिए मुझे लोगों तक ये जानकारी पहुंचानी है। और तब से मैं ये आंदोलन कर रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ। अभी आपने सवाल पूछा कि ये हम अपने हाथों में अंगूठियाँ लगाते हैं, ग्रहों पर जिस तरह से ग्रह नक्षत्र ये सब एस्ट्रोलॉजी जिसको कहा गया है। जी, ये अंगूठियाँ लगाते हैं, ग्रह के खड़े पहनते हैं, फिर कुंडलियाँ लगाकर अपना भविष्य जानने की कोशिश करते हैं, जगह जगह ज्योतिषी बैठे हैं, इसमें कहाँ तक सच्चाई है। मेरे कॉलेज के जीवन में मैं खुद ज्योतिष का व्यवसाय करता था, मेरा उस पर विश्वास था, मेरे सभी अंधविश्वास मुझ में थे, वो भी था। तभी मेरे ध्यान में आ रहा था कि अपन किताबें पढ़कर जो कर रहे हैं उसमें तथ्य कम है, कई बार वो बातें झूठी हो जाती है। चेहरा देखकर बताते हैं वो ज़्यादा करेक्ट होता है, यानी चेहरे के भाव पढ़कर जो बताते हैं वो ज़्यादा करेक्ट होता है। तो थोड़ा सा भ्रम की अवस्था में था। हाँ, साइकोलॉजी थोड़ी भ्रम की अवस्था में था। सच है झूठ है इसके बारे में डाउट मन में पैदा हो रहे थे, लेकिन जानकारी नहीं थी। जब मैं किर्लोस्कर प्रेस गया तब वहाँ पर डॉक्टर अब्राहम कूर नाम के एक रैशनलिस्ट थे, जिन्होंने बिगॉन गॉडमैन, गॉड्स, डेमन्स एंड स्पिरिट्स नाम की 2 किताबें लिख कर रखी थी। उनसे तो मैं कभी मिला नहीं हूँ। ये 2 किताबें पढ़ते पढ़ते मुझे सभी सवालों के जवाब मिल गए। तब मुझे पता चला कि भूत के बारे में क्या संशोधन हुआ है, मंत्र के बारे में उसके परिणाम कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, सभी चीज़ों के बारे में पता चला। और तब से मैंने लोगों को ये समझाना शुरू किया, ज्योतिष शास्त्र सच नहीं है, उसमें कोई तथ्य नहीं है। बहुत ताकत से मैं बात कहता हूँ, 1983 से कहता हूँ। 1983 में अखिल भारतीय ज्योतिष परिषद पुणे में भरी थी, उसको मैंने जाहिर तरीके से आह्वान दिया था कि आप इसको शास्त्र कर सिद्ध कर दीजिए तो 1 लाख रुपए का प्राइज आपको देंगे। और उन तब से मैं झगड़ा कर रहा हूँ, लड़ाई कर रहा हूँ। लीगल ऑफेंस में तो नहीं आता है ना। तो वो कोई शास्त्र नहीं है, उसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई भी करेक्ट भविष्य नहीं बता सकता है। अब इसको हम इसमें ला सकते क्या, कानून में? अगर मैं कानून में ज्योतिष लाने का प्रयास करता तो ये कानून कभी बनता ही नहीं, क्योंकि बड़ा मार्केट है। नहीं, केवल बड़ा मार्केट नहीं है, ये कानून पारित करने वाले लोग कौन है? मैं तो नहीं कर सकता ना। मतलब अभी अंगूठी बेचना, या आप कह रहे थे ना डर दिखाना कानून अपराध है। हाँ। क्या किसी को ये कहना कि हम आपको अरबपति खरबपति बना देंगे, वो कानूनन अपराध नहीं है, लेकिन वो कानून से अपराध नहीं है। लेकिन अभी बीच में औरंगाबाद हाई कोर्ट का एक कानून के बारे में निर्णय आया है। औरंगाबाद हाई कोर्ट बेंच ने एक निर्णय दिया और इस कानून का दायरा बढ़ा दिया। बात ऐसी थी कि हनुमान यंत्र बेचने का एक प्रकार, टीवी पर चलता जी, मनोज कुमार भी है उसमें, 2-3 बड़े बड़े स्टार्स है उसमें, अनुराधा पौडमाल है, ठीक है, वो टीवी पर बड़ा धंधा आता है। तो उसके बारे में कंप्लेंट आई थी, सरकार ने कोई एक्शन नहीं ली, मैंने सूचना देने के बाद भी एक्शन नहीं ली, तो वो लोग कोर्ट पे चले गए। हाईकोर्ट का डिसीजन आया, हाईकोर्ट ने जाहिर आदेश दिया है कि ये कानून के तहत ये सब चीज़ें गुनाह होती है। कोई भी अगर भगवान के नाम पर, किसी यंत्र के नाम पर, किसी भी नाम पर अगर आपको आश्वासन देता है कि आपको नौकरी मिलेगी, आपकी शादी हो जाएगी, आपको धन की प्राप्ति होगी, तो ये कानूनन अपराध है। अगर नहीं होता है तो वो कंप्लेन कर सकता है जो विक्टिम है। ये बहुत महत्व की बात है मैं जो कह रहा हूँ। मैंने जो कानून बनाया ड्रग्स एंड जादू टोना विरोधी कानून, उसमें मैं ये चीज़ डाल भी नहीं सकता था। डालता तो कभी वो पारित नहीं होते थे, एमएलए लोग उसको कभी सैंक्शन नहीं करते। लेकिन जो काम मैं नहीं कर पाया वो औरंगाबाद हाईकोर्ट ने कर डाला। औरंगाबाद हाईकोर्ट ने इसका दायरा बढ़ा दिया। इसलिए अगर आज कोई ज्योतिषी और कुछ भी इस ढंग का अगर आश्वासन देता है कि ग्रहगोल तारे के आधार पर आपको ये प्राप्ति हो जाएगी, तो वो भी औरंगाबाद हाईकोर्ट का जो डिसीजन है उसके कारण कानून के दायरे में आता है। इतना उन्होंने व्यापक बना दिया है।
जैसे अभी सोशल मीडिया पर लोग चलता है कि आप शादी की जन्म कुंडली दिखाए, पत्रा दिखाया, पंडित जी ने पैसे भी लिए और शादी टूट गई। तो इस तरह के जोक्स भी हैं। बहुत सारे लोग आश्वासन देते हैं आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, ये पत्थर पहने आप अमीर हो जाएंगे, करोड़पति हो ये जाएंगे। तो आता ही है ना ड्रग्स। तो वो जो एक विक्टिम है, जिससे मान लीजिए 1 लाख रुपए लिए गए पत्थर अंगूठी के नाम पर, और उसका काम नहीं हुआ, तो वो लीगल हेल्प ले सकता है। देखिए, डेफिनेटली ले सकता है। ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज में आता है, अगर वो बीमारी का आश्वासन देता है तो। अमीर होने वाला आश्वासन देता है तो ये जादू टोना विरोधी कानून में औरंगाबाद हाईकोर्ट के बाद महाराष्ट्र में ही लागू होगा। हाँ, वो महाराष्ट्र में ही लागू होगा। कर्नाटक में भी कानून बना है, उसका दायरा एक अब आखिरी सवाल जो आप कह रहे थे, आपको जाना भी है। सावरकर को लेकर जो तमाम है वो स्वतंत्रता सेनानी थे, बाद में उन्होंने चिट्ठियां भी लिखी, माफ़ी मांगी। महाराष्ट्र के समाज में सावरकर का किस तरह का इम्पोर्टेंस है, और उनका जो दूसरा पक्ष है जो आप बताना चाह रहे हैं? देखिए, मैं अभी 83 से 82 दिसंबर से ये काम कर रहा हूँ। मुझे महाराष्ट्र में समझाते वक्त एक तरफ संत ज्ञानेश्वर संत, ये जो परंपरा है हमारी, नामदेव तुकाराम गाडगे महाराज की परंपरा, ये तो मैं बताता हूँ, लेकिन मुझे अंबेडकर शाहू फुले से ज़्यादा उपयोग होता है सावरकर का, आगरकर का और प्रबोधनकार ठाकरे का। इन तीनों लोगों ने, ठाकरे के पिता प्रबोधन ठाकरे, पिताजी प्रबोधनकार ठाकरे, इन तीनों ने बहुत ही आक्रामक तरीके से अंधविश्वासों के खिलाफ अपनी बात रखी है, बहुत आक्रामक तरीके से रखी। और ये बातें मैं कहता हूँ, बात ऐसी, मैं फुले शाहू अंबेडकर का नाम लेता हूँ तो लोग मुझे एकदम से नकार देते हैं, समझ रहा वो तो ठीक है, आप वो विचार करते। लेकिन मैं जब आगरकर की बात करता हूँ तो एकदम से नकार नहीं सकते हैं, फिर भी नकार देते। लेकिन सावरकर विवेकानंद की बात करता हूँ और बाला साहब ठाकरे के पिताजी प्रबोधनकार ठाकरे होने के कारण उनका नाम लेता हूँ और उनके नाम से उन्होंने क्या कहा ये बताता हूँ, तो उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। सावरकर ने इतने आक्रामक तरीके से बातें कही है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते हो। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। उन्होंने अभी आपने ज्योतिष के बारे में जो सवाल पूछा उसी के बारे में वो है। उन्होंने कहा कि जो अंग्रेज कभी मुहूर्त को नहीं मानते थे, शुभ अशुभ को नहीं मानते थे, उन लोगों ने पूरे दुनिया पर राज किया। पूरे दुनिया पर ऐसा राज किया कि उनके पूरे राज में कभी सूर्य डूबता नहीं था। और हमारे पेशवा इतने धार्मिक थे जिन्होंने अटके पार झंडे लगाए, यानी कश्मीर से लेकर तो अफगानिस्तान तक जिन्होंने पूरा प्रदेश पादाक्रांत किया, कब्जे में लिया, विजय प्राप्त की। ये लोग इतने धार्मिक थे कि हर बात के लिए मुहूर्त ढूंढते थे। जब उन पर संकट आता था तो वो गणपति पानी में डुबो कर रखते थे। उनकी पेशवाई गणपति जैसी ही पानी में डूब गई जब वो पेशवा पर हमलावर थे। ये वाक्य अगर मैं आज बताऊंगा तो क्या लगेगा लोगों को। सावरकर का दूसरा एक वाक्य है कि हम ब्राह्मण लोग शेंडी रखते हैं। शेंडी मालूम है? चोटी, चोटी बोलते हैं ना हिंदी में उसको। हम शेंडी रखते हैं। हम ब्राह्मण लोग शेंडी क्यों रखते हैं? तो आसमान में जो ज्ञान लहरी होती है वो ज्ञान लहरी केवल हमारे पास पहुँचे, इसलिए हम शेंडी रखते हैं यानी चोटी रखते हैं, ताकि वो केवल हमारे दिमाग में घुसे, बाकी लोगों के दिमाग में ना घुसे। अब मुझे बताइए इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? एक उनका दूसरा पक्ष बहुत रेशनल, बहुत बड़ा है। ये सब लिखित में है सावरकर की कोई किताब? सब मैं बोल रहा हूँ, आप सब किताबें हैं। मराठी में अभी केवल बची नहीं, हिंदी में आई है और ये सभी ऑलरेडी ऑनलाइन उपलब्ध है। या महाराष्ट्र सरकार छापती है क्या इनको? नहीं, महाराष्ट्र सरकार ने नहीं छापी है ये सब कुछ लोगों ने मेहनत करके छापी है और उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी किया है। तो ये सब बातें उपलब्ध है। इसीलिए महाराष्ट्र में अत्यंत पुरोगामी पुल देशपांडे, बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है, आपको मालूम होगा। पुल देशपांडे भी सावरकर की बहुत तारीफ करते हैं और शरद पवार जैसे बहुत ही रैशनल, राजकीय जितने आजकल पॉलिटिकल लीडर्स हैं उसमें एकमात्र ऐसा व्यक्ति है शरद पवार जो टोटली ज़िंदगी भर रैशनल है। कभी किसी के सामने इस बारे में झुकता नहीं, कभी किसी मंदिर में दर्शन के लिए जाता नहीं, अपवाद पंढरपुर का, क्योंकि मुख्यमंत्री इस रिश्ते से पंढरपुर में दर्शन के लिए जाने की परंपरा है, इसलिए वो अपवाद छोड़ा था। जिंदगी भर रैशनल रहे वो, उसमें कई एडजस्टमेंट नहीं किए उन्होंने। इसके बावजूद वो कहते हैं कि सावरकर की ये हिस्सा, ये जो मैंने जो अभी बातें आपको कही, उनके सामाजिक वैज्ञानिक विचार, इसको वो महत्व देते हैं। इसीलिए उन्होंने राहुल जी गांधी को ये समझाने का प्रयास किया कि सावरकर का दूसरा भी एक
हिस्सा है। मेरी राहुल जी से कुछ मिनटों की मुलाकात हुई, केवल 28 मिनट की मुलाकात हुई, उसमें भी मैंने सावरकर की ये बात उनके सामने रखी है। एक सवाल कि आपको जिस तरह से कहा गया कि आप पॉपुलैरिटी चाहते हैं, आपके आरोप के बाद ही धीरेन्द्र शास्त्री का ग्राफ बढ़ा, टीवी पर वो छा गए। आप तो इतने रिनाउंड हैं, जब आपके बारे में लोग जानेंगे तो और प्रतिक्रिया आएगी। कैसे देखते हैं? लोगों ने कहा कि आप पॉपुलैरिटी चाहते थे इसलिए आप धीरेन्द्र शास्त्री के साथ जुड़। देखिए, मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ। मैंने ये काम शुरू करने के पहले ही मैं बहुत प्रसिद्ध पत्रकार था। मेरे आर्टिकल्स पर इतना प्रेम करते थे लड़के लड़कियाँ कि अगर मैं उस गांव में जाऊँ तो वो देखने के लिए चले आते थे। मेरे भाषण में शुरुआत से ही हजारों लोगों की तादाद जुड़ती है। शरद जोशी हमारे यहाँ के शेतकरी आंदोलन के बहुत बड़े नेता पद्मश्री भी हैं। नहीं जी, मैं कोई पदवी लेता नहीं हूँ, मैं कोई बख्शिश भी लेता नहीं हूँ, प्राइज़ नहीं लेता हूँ, पद्मश्री वगैरह नहीं हूँ मैं। तो बात ऐसी है कि शरद जोशी ने एक बार मुझसे कहा था कि भाई मेरे व्याख्यान को लोग बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में आते मैं समझता हूँ, क्योंकि आखिरी में जाकर मैं उनको फ़ायदा दिलाने वाला हूँ, उनके माल की कीमतें बढ़ाने वाली है। लेकिन तेरे व्याख्यान को इतने लोग क्यों आते हैं, मुझे हमेशा आश्चर्य लगता है, जबकि तू ये सब बातें बहुत बोल्डली रखता है। शरद जोशी ने कहा। शरद जोशी ने मुझे कहा था। तो कहने का मतलब ऐसा है कि महाराष्ट्र में मैं ऐसा वक्ता रहा हूँ, और केवल महाराष्ट्र में नहीं, गुजरात में, चाहे मैं मध्य प्रदेश में जाऊँ, चाहे गोवा में जाऊँ, बहुत बड़े संख्या में लोग सुनने को आते हैं। तो वक्ता कर कर भी मुझे पहले से प्रसिद्धि थी, पत्रकार कर कर भी पूरे महाराष्ट्र में तो मुझे प्रसिद्धि थी ही। दूरदर्शन के भी मैंने काफ़ी प्रोग्राम्स किए। जिस ज़माने में दूरदर्शन में ये नियम था कि 3 महीने के पहले किसी को रिपीट नहीं करते थे, वो भी मुझे बार बार रिपीट करते थे, हर महीने में रिपीट करते थे। तो इसलिए प्रसिद्धि का मुझे कभी भी आकर्षण नहीं रहा है। मैंने खुद कई लोगों को प्रसिद्धि दी है। गौरी लंकेश दाभोलकर से भी आपके रिश्ते रहे हैं? दाभोलकर जी मेरे संगठन में थे। दाभोलकर जी, मैंने 82 में ये काम शुरू किया, मेरे संगठन में 87 में आए, 89 तक मेरे साथ काम किया। फिर उनको लगा अपना स्वतंत्र काम खड़ा करना है, तो 90 से उन्होंने स्वतंत्र काम किया। दाभोलकर जी का मर्डर जो हुआ, जिन लोगों ने किया, वो इसी कारण किया क्योंकि वो अंधविश्वास के खिलाफ काम करते हैं। गोविंद जी पानसरे ये भी आधुनिक विचार रखते थे, और शिवाजी महाराज, जो सबको लेकर चलने वाले शिवाजी महाराज है, वो बहुत ताकत से उन्होंने लोगों के सामने लाया। जो सही माने में शिवाजी महाराज थे वो सामने लाए, इसलिए उनके प्रति भी गुस्सा था। कलबुर्गी जी का थोड़ा सा अंधविश्वास के खिलाफ भी काम था, और बाकी भी बहुत प्रोग्रेसिव थे, वो मारे गए। गौरी लंकेश एक बहुत आधुनिक पत्रकार थी, प्रोग्रेसिव पत्रकार थी, वो मारी गई थी। लेकिन गौरी लंकेश और कलबुर्गी, इन दोनों से मेरा कोई परिचय नहीं था। आप अभी जो महाराष्ट्र की राजनीतिक घटनाक्रम उसको कैसे देख रहे हैं? फायदे में है। वो लोग कह रहे हैं, आज खबर आ रही है कि शरद पवार ने जानबूझकर किया है कि एनसीपी के नेता पर जो तलवार लटक रही है भ्रष्टाचार की, वो भी शांत हो जाए और शिंदे का सफाया हो जाए। कोई दूसरा मराठा छत्रप, शरद पवार अभी हैं, उनके भतीजे अजित पवार भी बड़े नेता थे, शिंदे तेजी से उभर रहे थे, दूसरा मराठा थे जो मुख्यमंत्री बन रहे हैं अभी, तो उनको भी साइड लाइन करने की तैयारी। तो ये आपको क्या लग रहा है, इससे फायदा होगा नुकसान होगा? मैं इसके बारे में इतनी बात कहूँगा, मैं शरद पवार जी को बहुत अच्छे ढंग से जानता हूँ, और पत्रकारिता में तो मैं हूँ, सभी मेरे पत्रकार मित्र हैं, कम से कम महाराष्ट्र के तो सभी हैं। हम पत्रकार लोग शरद पवार के बारे में कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी मुंह में आया वो बोलते हैं, गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य करते हैं। उन्होंने जिंदगी में पहली बार जब वसंत दादा पाटिल को साइड में रखकर खुद की सरकार लाई, तब भी उन्होंने कभी भी पीठ में खंजीर नहीं खोपा। उनको कहकर बाहर पड़े। उनके पीछे यशवंतराव चौहान खड़े थे। यशवंतराव चौहान पर जब दबाव आया इंदिरा गांधी जी का, तब यशवंतराव चौहान ने अपने पैर पीछे खींच लिए। और पहले से शरद पवार यशवंतराव चौहान को बहुत मानते थे, अपने गुरु मानते थे, राजकीय गुरु मानते थे। वो पीछे नहीं हटे और उन्होंने आगे चला। एक प्रसंग उनके जीवन का छोड़ दिया, तो उन्होंने किसी को आश्वासन दिया और वो अमल में नहीं लाया, ये एक भी बार नहीं हुआ है। ये जो हम बोलते हैं ना, वो एक बात बोलते हैं और फिर उसके विपरीत कुछ तो भी करते हैं, सब 100% झूठी बात है। कमिटेड है, जो भी बहुत कमिटेड है। आपको उसका उदाहरण बता दूं मैं, जो मैंने खुद अनुभव किया है। मराठवाड़ा आंदोलन के बारे में आपको पता होगा, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का नाम मराठवाड़ा विद्यापीठ को, यूनिवर्सिटी को देना था। वो सीधा संघर्ष मराठा वर्सेस दलित था, और शरद पवार मराठा नेता माना जाता है, यानी है कोई भी कुछ भी हो सकता है, वो ज़्यादा महत्व का नहीं है। वो मराठों के नेता माने जाते हैं।
हर पत्रकार उनको मराठा नेता, मराठा क्षत्रप जैसा आपने कहा वैसे ही कहते हैं। अब कल्पना कीजिए कि अगर बाबा साहब का नाम मराठवाड़ा विद्यापीठ को, यूनिवर्सिटी को देते हैं तो सब मराठा पूरे महाराष्ट्र के नाराज हो जाते हैं। वो मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के मुख्यमंत्रित्व काल में ये नाम दिया गया। उन्होंने रिस्क ली, आगे उनका सरकार नहीं आई, तो भी आप उनको चाहे वो बोलेंगे तो कैसा चलेगा? तो अभी कहने का मतलब ऐसा है कि अभी ये जो उनका नाटक है, उन्हीं का प्लानिंग है, ऐसा हम कह रहे हैं, वो बात सच नहीं है। सही में ये लोग गए हैं, अपने कारण से गए। जो आपने कारण कहे वही कारण हो सकते हैं। इसमें शरद पवार की कोई भी बदमाशी नहीं है। 2024 में क्या रहेगा? बीजेपी को इससे फायदा होगा या लोग कह रहे हैं सिंपैथी वोट मिलेगा? जहाँ तक मुझे थोड़ा बहुत समझता है महाराष्ट्र का मानस, तो इसका कारण ऐसा है कि गलतियों पर गलतियाँ बीजेपी करते जा रही है, गलतियों पर गलतियाँ। हालांकि अजीत पवार जी का काम ज़बरदस्त है, उनका मैंने एडमिनिस्ट्रेशन 2005 से मैं देख रहा हूँ, बहुत ताकतवर है वो। लेकिन उन्होंने ऐसा कदम उठाया कि जिसके कारण उनसा शायद वो और दो चार उनके साथ के लोग चुन कर आएंगे, लेकिन जैसे शिवसेना का जो कुछ हुआ उसके कारण मैक्सिमम महाराष्ट्र की जनता खड़ी हुई, वो उद्धव जी ठाकरे के पीछे खड़ी हुई। उस ढंग से शरद पवार जी के पीछे खड़ी होने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। शिंदे और अजित पवार में बीजेपी के लिए ज़्यादा फायदेमंद कौन दिख रहा है आपको? अजीत पवार जी की और शिंदे जी की तुलना ही नहीं की जा सकती। अजीत पवार बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है। एक आखिरी सवाल, ये जो महाराष्ट्र में आपने कानून बनाया, आपको नहीं लगता कि पूरे देश में इसकी ज़रूरत है, जादू टोना वाला? क्योंकि ये झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, तमाम ट्राइबल इलाकों में सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा है, हत्याएं हो रही है जादू टोना के नाम पर। बिल्कुल सही है, उसके लिए हम कार्यरत भी थे, प्रयासरत भी थे। उसके लिए मैंने केंद्र में रामदास आठवले मेरे तब से मित्र है, जब से वो ब्लैक पैंथर, हाँ, दलित पैंथर के नेता थे। नामदेव दसांज, हाँ, दलित पैंथर के नेता थे। शिवसेना से हमारी बहुत लड़ाई हुई 90 में, तब भी शरद पवार मुख्यमंत्री की बात थे, तब की बात है, 90 की बात है। तब हम दोनों ने मिलके बहुत लंबी लड़ाई की है। तब से मेरे मित्र है वो, केंद्र में वो राज्य मंत्री है सामाजिक न्याय विभाग के, तो उनसे भी मैं मिला, उनके साथ में खास कर मीटिंग भी हुई उनके एक सचिव के साथ में। इतना ही नहीं तो नितिन गडकरी मेरे कॉलेज जीवन से मित्र है, उन्होंने भी कहा कि मैं बहुत मदद करूंगा, बिल्कुल ये कानून होना चाहिए। अब जिससे भी धर्मेश प्रधान जी से, तब वो सामाजिक न्याय मंत्री थे, उनसे मिलोगे तो ये कहो कि नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र में इस कानून के पीछे खड़े रहे हैं और उनका समर्थन है, और चाहे तो मैं भी मिलने के लिए आऊँगा। लेकिन मैंने जिस ढंग का वातावरण मोदी जी और मोदी जी के सरकार में देखा, तो मेरे ध्यान में आया कि यहाँ कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए मैंने आगे प्रयास नहीं किया। लेकिन पूरे देश में ये कानून होना चाहिए, ये केवल मेरा उद्देश्य ही है ऐसा नहीं है, उसके लिए मैं प्रयासरत भी हूँ। थोड़ी अनुकूल सरकार आते ही उस ढंग से प्रयास करने का पूरी कोशिश करूँगा, पूरी ताकत से उसके लिए भिड़ जाऊँगा, और उस प्रोसेस में मैं आज भी हूँ। एक आखिरी सवाल बस, धीरेन्द्र शास्त्री वाला पूरा प्रकरण बता दीजिए। क्या नागपुर में वो प्रोग्राम हो रहा था जब आपने कंप्लेन दी, उसके बाद उनको कार्यक्रम छोड़ना पड़ा? धीरेन्द्र शास्त्री नागपुर में आ रहे मुझे पता नहीं था। मैं तो इंडियन साइंस कांग्रेस अटेंड करने के लिए नागपुर गया था। मैं गए करीबन 28 सालों से मैं मुंबई में रहता हूँ। वहाँ जाने के बाद में मुझे पता चला कि धीरेन्द्र शास्त्री के रामकथा का कोई कार्यक्रम है। तो मेरी पहली प्रतिक्रिया थी कि रामकथा का कार्यक्रम है तो स्वागत योग्य कार्यक्रम है, क्योंकि मैं भी लोगों को रामकथा सुनाता था एक ज़माने में, जब मैं अभ्यास वर्ग लेता था, जिसको संस्कार वर्ग कहते हैं, ऐसे वर्ग लेता था तब। लेकिन फिर कुछ लोगों ने मेरे ध्यान में ला कर दिया कि नहीं, वो दिव्य दरबार भराते हैं, उसमें भूत उतारने का काम करते हैं, लोगों को जादू टोना टोटका हुआ ऐसा कहते हैं। तो फिर मैंने मेरे पूरे टीम को भिड़ा दिया कि सब उनके जो भी अवेलेबल वीडियोज़ है वो देखिए। फिर लोगों ने वीडियोज़ देखना शुरू किया और वो काफ़ी ऑब्जेक्शनेबल है ये पता चला। लेकिन मुझे मालूम था, हालांकि इस कानून में जुरिडिक्शन का कोई मुद्दा नहीं, क्योंकि प्रचार प्रसार करना इटसेल्फ स्वतंत्र गुनाह भी है, इसलिए वो वीडियोस के आधार पर भी उन पर एक्शन हो सकती थी। लेकिन मैं जानता हूँ पुलिस का नेचर क्या होता है, वो जुरिडिक्शन में अटक जाते हैं। 8 तारीख को उनका दिव्य दरबार था। जैसे ही दिव्य दरबार में उन्होंने उसी ढंग से बात की, वो वीडियो बाहर आया, तो मैंने उसके में सब पॉइंट्स निकाले और पुलिस के पास वो लेके गया। जादू टोना विरोधी कानून बनने के बाद में जादू टोना विरोधी कानून प्रचार प्रसार अंमलबजावनी समिति बनी, उसका मैं सह-अध्यक्ष हूँ। उसके अध्यक्ष सामाजिक न्याय मंत्री होते हैं, और गवर्नमेंट के साथ में इतने सालों से मैं काम कर रहा हूँ।
तो मैंने उस अधिकार में पुलिस को कहा कि ये कारणवश ये कानून का उल्लंघन होता है, दोनों कानून का उल्लंघन होता है, जादू टोना विरोधी कानून का भी और साथ में इस कानून का भी, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 का भी। तो आप एक्शन लीजिए कानूनन। पुलिस एक्शन ले रही नहीं ले रही, लेकिन मेरा एक स्वतंत्र संगठन है अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति। नागपुर की एक खासियत रही है, उसको पोल खोल शहर कहा जाता है। जब भी कोई बड़ा बाबा, अगर कोई इस ढंग का व्यक्ति नागपुर में आता है तो उसकी पोल खोले बिना वो नागपुर के बाहर जा नहीं सकता है। शकुंतला देवी बहुत अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की थी, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज है। न्यूमेरोलॉजी में, ज्योतिष कहने में, अंक भविष्य जिसको कहते हैं, उसमें उसका अंतर्राष्ट्रीय नाम है। नागपुर में उसको कार्यक्रम छोड़कर भागना पड़ा, उस पर केस भी दर्ज हुई, लेकिन पुलिस ने उसको भगा दिया क्योंकि ऊपर से दिल्ली से फ़ोन आया था। लेकिन केस दर्ज हुई, बाद में उस केस का कुछ नहीं हुआ, लेकिन हुई और वो भाग गए। आखिरी में उसका उस दिन प्रोग्राम था, उसके करीबन 1000 के ऊपर टिकट बिक चुके थे, वो प्रोग्राम नहीं हो पाया। पायलट महाराज आया था, पायलट बाबा, 72 घंटे वो एक गड्ढे में बैठे थे, उसको पूरा पैक कर और उनमें दैवी शक्ति के कारण और योगा के कारण वो रह सकते हैं। उनको भी नागपुर छोड़कर भागना पड़ा। कई लोगों का हमने बड़े पैमाने पर भांडाफोड़ किया है। सुंदरदास महाराज, वो सबको, स्त्रियों को कहते थे कि 10वें मार्क से तुमको मोक्ष प्राप्त होगा, उसके लिए मेरे साथ शारीरिक संबंध रखो, तुम्हारे पति को मोक्ष प्राप्त होगा, तुम्हारे पुत्र को मोक्ष प्राप्त होगा, और हर स्त्री का भोग लेते थे। उनको हमने नागपुर से खदेड़ा है। यानी मैं कि जितने नाम गिनाऊँ उतने कम हैं। नागपुर में 5 क्रिश्चियन मिशनरी आए, उसमें 4 फॉरेनर्स थे, एक इंडियन था सतीश राय बोर्डे नाम का। अंधा देखने लगता है, लूला चलने लगता है, बहरा सुनने लगता है, उसके खिलाफ हमने आंदोलन किया, कंप्लेंट की। पुलिस ने 4 फॉरेन मिशनरीज होते हुए, कोई भी फॉरेन मिशनरी को अगर आपको अरेस्ट करनी है तो बहुत तांत्रिक अड़चने हैं, इसके बावजूद उनको अरेस्ट हुई। वो कह रहे थे कि हम पूरे दुनिया में घूमते हैं और ऐसा कोई कानून होता है ये भी हमको पता नहीं है। तो हम जो भी नागपुर में इस ढंग के लोग आते हैं उनको हमेशा भगाते आए हैं। तो फिर हमने कंप्लेंट की, उसी के साथ में उनको आह्वान दिया गया 30 लाख रुपए का कि भाई आपका दावा है, आपके ही वीडियो कैसेट्स में दावे हैं कि भाई आप नाम को पहचानते हो, पिताजी का नाम पहचानते हो, उम्र पहचानते हो, टेलीफोन नंबर पहचानते हो, तो ये चीज़ें आप पहचान कर बताइए और सीधा 30 लाख रुपए का प्राइज़ ले जाइए। पत्रकारों के सामने ये कार्यक्रम होगा, ऐन वक्त पर हम आपको 20 आदमी देंगे, उनके नाम, पिताजी का नाम, उनकी उम्र और उसके साथ में फ़ोन नंबर आपको बताना है। 90% आपने करेक्ट कहा तो 30 लाख रुपये आपको दिए जाएंगे। तो ये हमने आह्वान दिया, वो आह्वान प्रसिद्ध हुआ, पत्रकारों के माध्यम से सब तक पहुंचा। उन तक हम कॉपी पहुंचाने वाले थे। वो उनको 13 तारीख का उनका कार्यक्रम डिसाइड था, प्रसिद्ध था, 13 तारीख तक रहने वाले। हमारी सब उसकी एक प्रोसेस होती है क्योंकि वो रजिस्टर्ड हमको प्रूफ चाहिए होता है। उस प्रोसेस में हम लगे थे, तो 11 तारीख तो ये भाग के नागपुर छोड़कर भाग गए। तो ऐसा वहाँ हुआ था। बाद में पुलिस ने कोई एक्शन नहीं ली। आपको ऑफर किया था उन्होंने? आपको कहा कि आप हमारे बैटल फील्ड में आइए? भाई उसमें तो बदमाशी के लिए बहुत जगह है। ये सभी चमत्कार कैसे होते हैं मैं जानता हूँ। मैं अगर आपके सामने कर कर बताऊंगा तो आपको पता नहीं चलेगा। तो इसका मतलब मुझे चमत्कार आते ये नहीं होता है ना। तो लोगों के सामने, ऐसे भीड़ के सामने, मैं उनके सामने मुंह पर तो कह नहीं सकता हूँ कि आप झूठ बोल रहे हो या फिर आपने ऐसे बदमाशी की है। वहाँ बदमाशी को मैं रोक कैसे सकता हूँ? मैं ज्योतिष का धंधा कर चुका हुआ व्यक्ति हूँ। किस तरह जानकारी प्राप्त होती है, किस तरह जानकारी पहुँचती है, मुझे बहुत अच्छे ढंग से मालूम है। आज तक सैकड़ों ज्योतिषों को एक्सपोज कर चुका हूँ, तो इसलिए मुझे ये पता है। तो मुझे रोकना आना चाहिए ना, उन तक वो जानकारी ना पहुँचे। और उस स्थिति में वो जैसे पत्रकारों के सामने तमाशा करते हैं और पत्रकारों को कुछ समझता नहीं तो वो हाँ बराबर पहचाना, ऐसा करते, वैसा हुआ तो मैं क्या करूँगा। इसलिए जब भी मुझे टीवी वालों ने पूछा तो मैं उनके मुंह पर पूछता था कि आप पत्रकार हो, आप साइकोलॉजी बहुत अच्छे ढंग से जानते हो, 1 लाख लोग वहाँ खड़े, आपके मुंह में है हिम्मत इतनी कहने की कि आप कह रहे हो झूठे कर कर? तो वहाँ कैसे हो सकता है ये कोई मेरा घर का मामला नहीं है, ये साइंटिफिक प्रूफ की बात है। मेरा पराभव होने का मतलब है साइंस का पराभव होना। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उसमें कोई भी गड़बड़ी ना हो, कोई बदमाशी करने के लिए चांस ना हो। इसलिए फ्रॉड एंड प्रूफ कंडीशंस के अंदर उनको ये आह्वान दिया गया था सारे पत्रकारों के सामने। और वहाँ पुलिस यंत्रणा किसकी थी?
जो इनके पैरों पर माथा टेक कर आए थे उनकी थी। देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और नागपुर के पालक मंत्री, उस एरिया में मैं करने के लिए कह रहा था। तो सुरक्षा का तो कोई प्रॉब्लम था नहीं उनको, क्योंकि उन्हीं के भक्त गृह मंत्री थे। तो ये थे श्याम मानव साहब। हम चाहते थे कि कम से कम जो जादू टोना एक्ट है उसके बारे में इस देश को पता चले। अगर आपके आसपास भी इस तरह की कोई घटना है तो आप लोगों को अवेयर कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी बातचीत थी। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। कैमरा आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।